हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 13 अर्थात प्रायिकता की प्रथम प्रश्नावली 13.1 प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। आपको बोला गया है कि यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2 हो, तो पी ई बटे एफ या ई बाई एफ बोल सकते हैं और पी एफ बाई ई ज्ञात कीजिए। तो अब देखो यहां पर कि सबसे पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं इनका क्या क्या मतलब है। देखिए, ई और ये जो एफ, ये कोष्टक में जैसे यहां पर ई इंटरसेक्शन एफ लिखा है, ये घटनाएं होती हैं और पी मतलब प्रोबेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। तो अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो ये लिखा हुआ है ई घटना घटित होने की प्रायिकता 0.6 है, एफ घटना की घटित होने की प्रायिकता 0.3 है तथा ई इंटरसेक्शन एफ घटना के घटित होने की प्रायिकता, यह हम बोल सकते हैं कि ई तथा एफ दोनों घटित हो जाएं, इस बात की प्रायिकता 0.2 है। तो आपको प्रायिकता बतानी है पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है फॉर्मूले के तौर पर, काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। जब भी पी ए बाई बी कुछ इस तरीके से आपको निकालना हो तो ध्यान रखें, ये आपके पास होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी के बराबर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो पी ए बटे बी का मतलब होता है कि घटना ए तथा बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, जबकि घटना बी पहले से घटित हो गई हो। अर्थात जो ये बटे में लिखा होता है, जैसे यहां पर बी है, ये पहले से घटित हो गया हो और तब आपको ए तथा बी दोनों की प्रायिकता निकालनी है कि वो साथ साथ घटित हो जाएं। तो ये इसका मतलब होता है। तो देखिए, अब मैं यदि इस प्रश्न पर बढ़ूं तो आपको प्रश्न दिया हुआ है पी ई बाई एफ आपको निकालना है। तो देखिए, यहां से अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो यहां पर ए और बी की जगह ई और एफ हमने लगा दिया है। तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। तो देखो, पी इंटरसेक्शन एफ आपको पहले से दिया हुआ है, ये है 0.2 और पी एफ है आपके पास 0.3, अर्थात ये आपके पास 2/3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। तो उसमें आपको बोला गया है पी एफ बटे ई। तो पी एफ बटे ई को भी निकालेंगे और एक बार हम समझ भी लेते हैं आखिर ये लैंग्वेज अर्थात भाषा के रूप में क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। इसमें बोला गया है कि आपको एफ तथा ई दोनों के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है, जबकि ई पहले ही घटित हो चुका हो। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई आप नीचे कर देंगे यहां पर। तो यहां पर देखिए, पी इंटरसेक्शन एफ ये 0.2 हो गया और पी ई 0.6 है ही आपके पास, तो ये 2/6 हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो देखो, 2 से कैंसिल कर सकते हो, ये एक बार और ये 3 बार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए आपके पास 1/3 आ जाएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में आपसे बोला गया है कि पी ए बाई बी या ए बटे बी ज्ञात करना है, जबकि पी बी दिया हुआ है 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.32। तो देखो, फॉर्मूला हमारे पास सेम है, पी ए बाई बी जो बटे में होता था उसको आप पी वी करके नीचे लिख दोगे और ऊपर कर देते थे इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब उभयनिष्ठ। तो ये आपके पास आ गया, जिसको हम लैंग्वेज में पढ़ते थे कि आपको प्रायिकता बतानी है ए तथा बी दोनों घटनाएं घटित हो जाएं, जबकि घटना बी पहले ही घटित हो चुकी है। जो बटे में लिखा होता था बाद में, वो पहले ही घटित हो चुकी थी घटना। तो यहां पर आप देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए और बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता है 0.32 और पी बी अर्थात बी वाली घटना की घटित होने की प्रायिकता है 0.5। तो अगर आप देखो थोड़ा सा सरल करोगे तो ये दशमलव आप हटाओगे तो ये एक जीरो यहां पर आ जाएगा। तो ये 32/50 आ गया। तो देखिए, अगर मैं इसे 2 से कैंसिल करूं तो ये 16 आ जाएगा और ये आपके पास 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास पी ए बाई बी का आंसर हो जाएगा 16/25। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। यहां पर आपको बोला गया है कि पी ए बराबर 0.8 है, अर्थात एक वाली घटना की घटित होने की प्रायिकता 0.8 है। पी बी अर्थात बी वाली घटना की घटित होने की प्रायिकता 0.5 है और पी बी बटे ए ये आपके पास 0.4 दिया गया है। इसको हमने आपको पढ़ना बताया ही है। इसका मतलब होता है कि ए तथा बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता, जबकि ए पहले ही घटित हो चुका हो। तो ये 0.4 दी हुई है आपको। आपको आगे बोला गया है कि ज्ञात करना है
पहले वाले भाग में पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरे भाग में पी ए बटे बी और तीसरे वाले भाग में पी ए यूनियन बी। तो चलिए एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला वाला पार्ट है पी ए इंटरसेक्शन बी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आपको बोला गया है पी बी बटे ए, ये दिया हुआ है 0.4 के बराबर। अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं पी बटे बी बटे ए का। तो ये हमने पढ़ा था, जब भी बटे के बाद में कुछ दिखाई दे जाएगा उसको आप हर में लिखोगे पी ए करके, और अंश में आप बी और ए इन दोनों का आप इंटरसेक्शन कर देते हो, अर्थात उभयनिष्ठ कर देते हो। तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। अब देखो ये तो आप जानते हैं बी इंटरसेक्शन ए लिखें या ए इंटरसेक्शन बी लिखें, बात तो सेम ही रहती है। तो ये देखो दाएं पक्ष में तो 0.4 ही रहेगा। अब यहां पर आप देखिए आपके पास ये आ जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए बटे पी ए, देखिए आपको पहले से दिया गया है 0.8 के बराबर, बराबर 0.4 आपके पास ये चल रहा है। तो इस तरीके से पी बी इंटरसेक्शन ए देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात तिरछा गुणा 0.8 का गुणा 0.4 से करेंगे तो 0.32 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास पी बी इंटरसेक्शन ए या हम बोल सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब देखो अगर आप चाहो तो इसको आप बटे में करके भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप जैसे दशमलव में हमारे पास आया है आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप बटे में करके लिखते तो देखिए कुछ इस तरीके से लिखते 32/100 करके, और यदि आप 4 से कैंसिल कर देते तो ये 8 आ जाता और ये 25 आ जाता। तो अगर आप उत्तर 8/25 देना चाहते हैं तो वो भी आपके पास सही उत्तर ही होगा। आप कोई सा भी उत्तर अपनी प्रश्नावली में उत्तर पुस्तिका में दे सकते हैं। चलिए अब हम अगले वाले भाग पर आ जाते हैं। अगले वाले भाग में आपको पी ए बटे बी निकालना है। तो सेकंड वाला पार्ट हम पी ए बटे बी निकालेंगे। तो पी ए बटे बी निकालने के लिए आपने फॉर्मूला इसका देखिए क्या पढ़ा है कि जो बटे के बाद लिखा होता है उसको आप इस तरीके से समझ कर लो, और जो जैसे ए और बी है अंश में आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दीजिएगा, मतलब उभयनिष्ठ कर दीजिएगा। और इसका मतलब भी हम आपको समझा चुके हैं। इसका अर्थ होता है पी ए बटे बी मतलब ए तथा बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता, जबकि बी वाली घटना पहले ही घटित हो चुकी है। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी आपको प्रश्न में तो कहीं नहीं दिया गया है, आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो पहले वाले भाग में आपसे निकलवाया गया था। तो आपने यहां से देखा पी ए बटे सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो आपके पास 8/25 है, बटे पी बी मतलब घटना बी के घटित होने की प्रायिकता। तो ये देखिए ये आपको दिया हुआ है 0.5। तो इस तरीके से आपने ये कर दिया। तो जब आप इसको देखिए सरल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8/25 गुणा 0.5, दशमलव हटाएंगे तो 10 ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिए 5 से यदि हम इसे कैंसिल करें तो 5 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 16/25। और अगर आप चाहते हैं तो दशमलव में आंसर दें, नहीं तो 16/25 भी आपका बिल्कुल सही उत्तर ही है। तो इस तरीके से आपका दूसरा वाला भाग हल हो गया। अब तीसरे वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे वाले भाग में आपसे पी ए यूनियन बी पूछा गया है हल करने को। तो पी ए यूनियन बी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ए यूनियन बी का मतलब समझ लेते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए या बी कोई भी एक हल हो जाए तो हमें वही चाहिए कि उस बात की प्रायिकता क्या होगी, या तो ए हल हो जाए या बी हल हो जाए या दोनों हल हो जाए, उसमें दोनों हमारे पास आ जाते हैं। तो अब आप ये देखो कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, ये बराबर होते हैं। ये आपने समुच्चय में फॉर्मूला पढ़ा था, उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता में भी हो जाता है। समुच्चय में यहाँ पर n लिखा होता था, मतलब नंबर ऑफ अवयव, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अवयवों की संख्या होती थी। यहाँ पर हम p लिख देते हैं, अर्थात प्रायिकता के लिए भी सही होता है ये। अब आपको पी ए यूनियन बी चाहिए, मतलब ये वाला टर्म आपको चाहिए, तो इसको तो मैं ऐसे लिख देता हूं पी ए यूनियन बी। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी की बात आती है, और देखो ये तो आप पहले ही निकाल चुके हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी इंटरसेक्शन ए या पी ए इंटरसेक्शन बी, बात तो एक ही थी, 8/25 आया था। तो ये आपके पास 8/25 आ गया बराबर पी ए। तो देखिए पी ए है आपके पास 0.8 और पी बी है 0.5। तो इस तरीके से आप यहां पर तो 0.8 लिख दो और यहां 0.5 आप लिख देंगे। तो अब देखो पी ए यूनियन बी, ये देखो इन दोनों को हल करोगे तो आपके पास आ गया 1.3 माइनस, इसको हमने पक्षांतर किया तो ये 8/25 आया। आप 8/25 को हल कर सकते हो, अगर आप दशमलव में आंसर चाहते हैं तो 8/25 को हल कर दीजिएगा। तो पी ए यूनियन बी
बराबर 1.3 माइनस 8/25 को या तो आप दोबारा हल करो, नहीं तो आपको पता है 8/25 तो आपने 0.32 को सरल करके ही लिखा था, तो इस तरीके से आपके पास ये 0.32 हो जाएगा। अब देखिए जब ये आपके पास आ गया तो इस तरीके से P A यूनियन B, अब आप 1.3 में से 0.32 घटा देंगे तो देखिए आपके पास बचेगा ये 0.98। तो इस तरीके से ये आपके पास प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। आपको बोला गया है कि पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2 गुणा पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13 है, और आपको बोला गया है पी ए बाई बी बराबर 2/5 है आपके पास। तो सबसे पहले तो आप यहां पर एक बात ये गौर करिए कि ए यूनियन बी आपको निकालना है। ए यूनियन बी इन फॉर्मूलों में से किसी भी फॉर्मूले में नहीं आता है। ए यूनियन बी का केवल एक ही फॉर्मूला आपके पास होता है, उसको मैं एक बार लिख देता हूं। पी ए यूनियन बी बराबर ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में भी देखा था, हमने पिछले प्रश्न में पी इंटरसेक्शन बी को बाईं तरफ लिखा था पक्षांतर करके, आप वो कैसे भी लिख सकते हैं। तो यही आपके पास एक फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी को निकालने का। अब इसका मतलब आपको पी ए पता होना चाहिए, पी बी पता होना चाहिए और पी इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे ढंग से तो 2 गुणा पी ए और पी बी ये सब बराबर है 5/13 के। इसका मतलब पी ए बी 2 गुणा पी ए बराबर हो गया 5/13 के। तो पी ए देखिए यहां से आपके पास हो जाएगा 5/26 के बराबर। पी बी आपको देखो पता ही है, ये आपके पास बराबर है 5/13 के। तो अगर आप यहां पर गौर करो पी ए बटे बी है आपके पास वो 2/5 है, और पी ए बटे बी को देखिए समझ के अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं इसको पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं फॉर्मूला, और इसका मतलब क्या होता है ये भी हमने आपको बताया था। तो ये 2/5 हो गया। अब पी ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, और आप देखिए पी बी आपको पहले से ही पता है। देखिए अभी हमने 5/13 देखा है, तो पी बी का यदि मैं गुणा कर दूं दाईं तरफ ले जाकर तो पी इंटरसेक्शन बी देखिए आपके पास आ जाएगा 2/5 गुणा पी बी, और पी बी है 5/13 के बराबर। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये 2/13 आपके पास आ गया। तो आपने देखा कि हमने पी ए पहले निकाल लिया, पी बी निकाल लिया और पी इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया। तो अब हम यहां पर देखिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए इसलिए पी ए यूनियन बी बराबर पी ए 5/26 प्लस पी बी 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी है, तो देखिए 2/13 हमने अभी निकाला है। ये आप लासापा ले लेंगे इधर तो लासापा तो 26 ही आएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा 5 + 10 - 4, तो ये आ जाएगा 11/26 के बराबर। तो इस तरीके से पी ए यूनियन बी 11/26 आ जाएगा। यहां हम बोल सकते हैं ए या बी के घटित होने की प्रायिकता 11/26 होती है। देखिए ध्यान रखें ए या बी का मतलब ये होता है कि या तो केवल ए हो या केवल बी हो या दोनों भी घटित हो सकते हैं। तो उसकी प्रायिकता आपके पास 11/26 आ गई है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर। यहां पर आपको बोला गया है कि यदि पी ए 6/11 है, अर्थात ए के घटित होने की प्रायिकता दी हुई थी, बी के घटित होने की प्रायिकता पी बी दी हुई है 5/11, और पी ए यूनियन बी अर्थात ए या बी के घटित होने की प्रायिकता 7/11 है। तो आपको देखिए ज्ञात करना है, पहले वाले भाग में आपको दिया हुआ है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले एक एक करके हम भागों को हल करते हैं। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास होता है पी ए प्लस पी बी के बराबर। तो अगर आप देखो गौर करो पी ए यूनियन बी ये तो आपको पता है यहां से 7/11 है, तो आपने 7/11 लिख दिया, प्लस देखिए ये आपको निकालना है पी इंटरसेक्शन बी, पहले वाले भाग में यही दिया हुआ है तो आपने इसको जैसा का तैसा लिख दिया, बराबर पी ए ये भी आपको देखो पता है 6/11 है, और पी बी ये 5/11 आपके पास है। तो इस तरीके से देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम 7/11 को पक्षांतर कर देते हैं दाईं तरफ, तो ये आ जाएगा 6/11 प्लस 5/11, ये तो पहले से चल रहे थे, माइनस 7/11 और आ गया आपके पास। तो इस तरीके से देखो आपके पास हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो लासापा तो 11 ही आएगा, तो ये 6 और 5 11 में से 7 घटाओगे तो 4 बचेगा। तो इस तरीके से ये आपके पास
ए तथा बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता है, या हम बोल सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी 4/11 आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरे वाले भाग को देखें। तो दूसरे वाले भाग में आप देखिए आपको बोला गया है यहां पर कि पी ए बाई बी आपको निकालना है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। पी ए बाई बी, देखिए हमने आपको इसका मतलब बताया, पी ए बाई बी का मतलब होता है आपको ए तथा बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है, जबकि बी घटित हो चुका है, ये आपको दिया हुआ है कि बी घटित होगा ही। तो हमने आपको बताया था लिखने का तरीका फॉर्मूले में, जो बटे के बाद लिखा होता है वो सबसे नीचे आप लिख दीजिएगा प्रायिकता के रूप में, और ऊपर इन दोनों का आप इंटरसेक्शन कर दो। तो ए इंटरसेक्शन बी और ये पी तो चलेगा ही, प्रोबेबिलिटी आप लिख रहे हैं तो अब देखो आप इसको निकालना चाह रहे हैं, तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी आपने अभी पहले ही निकाला है, पहले वाले भाग में 4/11 है, और पी बी आप देखिए आपके पास 5/11 दिया हुआ था। तो अब यदि आप देखोगे गौर करने पर, तो 11 से देखिए 11 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये केवल 4/5 रह जाएगा। तो इस तरीके से पी ए बाई बी आपके पास 4/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा वाला भाग तो हल हो गया। अब अगले वाले भाग पर आते हैं। तीसरे में आपको बोला गया है पी बी बटे ए आपको यहां पर निकालना है। तो देखिए तीसरे वाले भाग को लिख लेते हैं, पी बी बटे ए। फॉर्मूला हमने आपको बताया, लिखने का तरीका होता है इसका कि बटे के बाद जो लिखा हो, जैसे बटे के बाद यहाँ ए है तो उसको सबसे नीचे लिख दो पी ए, और यहाँ बी और ए का इंटरसेक्शन लिख दो ऊपर, मतलब बी इंटरसेक्शन ए, या बोल दो ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बात एक ही होती है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो आप। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, ये हम पहले वाले भाग में निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं 4/11 है आपके पास, तो आपने 4/11 यहां पर लिख दिया। अब देखो बटे पी ए है, और पी ए देखो प्रश्न में पहले से दिया गया था 6/11 है, तो ये आपने देखो लिख दिया 6/11। अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 4/6। और अगर आप इसको कैंसिल करें 2 से, तो देखो 2 ये बार 2 से 2 बार ये बार कट गया, और 2 से अगर इसके कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए पी बी बटे ए या बी बाई ए, ये आपके पास हो जाएगा 2/3। प्रश्न संख्या 6 को अब हम पढ़ते हैं। पी ई बाई एफ ज्ञात करना है, जबकि बोला गया है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। और यहां पर आप देखिए आपके पास 3 भाग दिए हुए हैं। पहले वाले भाग में आपको बोला गया है कि ई जो है वो है तीसरी उछाल पर चित, और एफ वाली घटना है कि पहली दोनों उछालों पर चित आना चाहिए। तो देखो तीनों में ऐसे भाग दिए हुए हैं और हर किसी में ई और एफ अलग अलग हैं, तो एक तरीके से हर भाग एक अपने में एक अलग प्रश्न है। तो सबसे पहले वाले प्रश्न को यदि हम हल करें, तो आपको बस इतना पता है कि सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो वो तो देखिए जो भी संभावनाएं होंगी कैसे किस तरीके से सिक्के आ सकते हैं उछालने पर, वो तो हर किसी में सेम ही आएगा। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं सिक्के 3 बार उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। देखिए हो सकता है पहली बार उछालने पर हेड आ जाए, हेड मतलब सीड्स आ जाए, दूसरी बार उछालने पर भी हेड आ जाए, और तीसरी बार उछालने पर आपके पास हेड आ जाए, मतलब तीनों बार सीड्स आ जाए। देखिए बहुत आसान होता है हमें जब ये पता करना कि आखिर कितने केस बनेंगे, तो टोटल आपके पास 8 केस बनेंगे। कैसे? देखिए पहली बार में आप जानते हैं एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो 2 केसेस आपके पास हो सकते हैं, या तो हेड या टेल, मतलब सीड्स या पुच्छ, तो 2 केसेस। दूसरी बार में उछालेंगे तब भी 2 केसेस, और तीसरी बार में उछालेंगे तब भी 2 केस, तो टोटल 8 केस बनेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर हम रैंडम लिखेंगे, मतलब ऐसे ही लिखते रहेंगे, कभी एच एच एच, कभी एच टी टी, जो भी आपका बनेगा, तो उसमें हो सकता है कि हमसे कुछ केसेस वहां पर बीच में छूट जाएं। तो आप एक क्रम से यदि चलेंगे तो आप पाएंगे कि हमसे एक भी केस नहीं छूटेगा, और हम आठों के आठों केस काफी आसानी से लिख देंगे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, तीसरे वाले सिक्के को आप बदलते रहिए। तो आपने क्या किया, एच एच, एच की जगह हमने टी कर दिया। अब आप क्या करेंगे, देखो तीसरे वाले सिक्के को आपने बदल दिया, अब दूसरे वाले सिक्के को बदलो, तो एच टी एच और एच टी टी हो गया। अब आप तीसरे वाले सिक्के को बदलेंगे, मतलब इस वाले को बदलिए, पहले वाले को, जो टी एच एच, और देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगा टी एच। अब तीसरे वाले को बदलो, इसी तरीके से देखो टी
टी टी एच, और देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगा टी टी टी। तो टोटल आपके पास ये 8 केस बनेंगे। ये मैं बोल देता हूं इनको समझाने के लिए। ये हमारे पास फर्स्ट कॉइन मतलब प्रथम सिक्का, ये है सेकंड सिक्का और ये है थर्ड सिक्का। अब यहां पर आप ये देखो कि अगर हम प्रश्न की तरफ बढ़े पहले वाले भाग की तरफ, तो ई वाली जो घटना दी है वो दी हुई है कि तीसरी उछाल पर चित आना चाहिए और आपको ई बटे एफ निकालना है। तो देखो पी ई बटे एफ, तो मैं देखो आपको पहले ही इसमें बता चुका हूं कि ई बटे एफ का जो मतलब है अगर हम इसको लिखें तो ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ के बराबर। ये हमने आपको पहले बता चुका है और हमने इसका मतलब भी आपको बताया है कि इसका मतलब होता है कि आपको ई तथा एफ दोनों एक साथ घटित हो जाए उसकी प्रायिकता बतानी है, जबकि एफ वाली घटना पहले ही घटित हो चुकी है। तो यहां पर आप देखो देखेंगे कि पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ आपको बेसिकली निकालना होगा। तो देखो हम क्या करते हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ को निकालेंगे और पी एफ को अलग अलग एक बार में निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम इस फॉर्मूले में लगा देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए ई का मतलब है तीसरी उछाल पर चित आना चाहिए और एफ का मतलब है पहली दोनों छालों पर चित आना चाहिए। अगर मैंने उभयनिष्ठ कर दिया मतलब इंटरसेक्शन कर दिया, इसका मतलब दोनों काम हो जाने चाहिए। इसका मतलब पहली दोनों छालों पर भी चित आ जाए और तीसरी उछाल पर भी चित आ जाए, अर्थात मैं बोल सकता हूं कि तीनों छालों पर चित आ जाए। तो तीनों छालों पर चित देखिए मतलब पुच्छ आ जाए, पुच्छ या चित बोलते हैं जैसे हिंदी में हम टेल को। तो यही एक केस है आपके पास। तो एक केवल एक ही केस है आपके पास और टोटल केसेस आप देखिए आपके पास टोटल 8 केसेस हैं, ये आप देख सकते हैं 8 गिनकर। तो ये 1/8 हो गया। अब पी एफ देखते हैं। पी एफ मतलब एफ के घटित होने की प्रायिकता। एफ आपको बोला गया है कि पहली दोनों छालों पर चित आना चाहिए, तीसरी पर कुछ भी हो लेकिन पहली दोनों छालों पर चित आना चाहिए। तो देखिए पहली दोनों छालों पर चित मतलब देखो एक तो ये वाला केस है, देखिए पहली दोनों छालों पर चित आ रहा है और एक ये वाला केस है। हमें इससे तीसरे वाले सिक्के से मतलब नहीं है लेकिन पहली दोनों छालों पर देखिए आपके पास चित आ रहा है। तो आपके पास ऐसे टोटल 2 केस हो गए और बटे टोटल केसेस जो थे वो 8 थे, तो आपके पास पी एफ आ गया 2/8। अब आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं वैल्यू। देखिए पी ई बटे एफ, देखिए यह हो जाएगा पी इंटरसेक्शन एफ मतलब 1/8 बटे पी एफ मतलब 2/8। तो देखो 8 से 8 अब ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास रह जाएगा ये 1/2 के बराबर। तो पहले वाले केस में जो आपका प्रायिकता आएगी वो 1/2 हो जाएगी। अब जिस तरीके से पहला केस आपने किया उसी तरीके से बाकी के केस भी हमको कर रहे हैं। दूसरे वाले केस को पढ़ते हैं। उसमें आपको बोला गया है कि ई बोला गया है न्यूनतम 2 चित और एफ बोला गया है अधिकतम 1 चित। तो यहां पर भी आपको देखो दो बातें ही निकालनी है, ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे और पी एफ निकालेंगे साथ में। अब यहां पर आप ये बात गौर करेंगे कि न्यूनतम अधिकतम जो ये दिए हुए हैं आपको इनसे थोड़ा समझना होगा, इसमें बिल्कुल भी मात नहीं खानी होगी। तो देखिए पहले पी एफ निकाल लेते हैं। मान लीजिएगा पी एफ का मतलब है अधिकतम एक चित। अधिकतम एक चित का मतलब होता है या तो एक भी चित ना आए या मैक्सिमम एक चित आ जाए। मतलब देखिए हमें बाकी चित से मतलब नहीं है, हमें ये नहीं देखना कि कौन से वाले उछाल में चित आनी चाहिए कौन से वाले में नहीं आनी चाहिए, बस आपको ये देखना है कि केवल एक चित आ जाए अधिकतम या एक भी चित ना आए। तो देखो एक केस ये है इसमें एक भी चित नहीं आया है, इसमें केवल एक चित आया है तो अधिकतम एक चित का केस हो गया। और देखो ये भी अधिकतम एक चित का केस हो गया, ये भी अधिकतम एक चित का केस हो गया। बस केवल यही आपके पास 4 केस हैं जिसमें अधिकतम आपके पास एक चित आ रही है और एक भी तो देखिए अब आपके पास ये हो जाएगा, यहां से 4 केसेस आपके पास टोटल आए हैं तो ये पी एफ हो गया 4/8 अर्थात 1/2 आ गया। अगर आप चाहते हो 4/8 लिखा रहने तो अभी 4/8 लिखा रहने देते हैं क्योंकि गणना करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, बाद में हल कर लेंगे जब भी आएगा तो कुछ। अब पी इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं। तो पी इंटरसेक्शन एफ की बात में करेंगे तो देखो न्यूनतम 2 चित और अधिकतम एक चित, तो इनका इंटरसेक्शन आप खुद सोचिए कि इनका इंटरसेक्शन तो 0 आएगा क्योंकि एक तरफ आपको बोला गया है कि कम से कम 2 चित आनी चाहिए और एक तरफ बोला गया नहीं अधिक से अधिक एक ही चित आना चाहिए और दोनों बातें होनी चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब यही होता है। तो ये तो ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता। तो पीई इंटरसेक्शन एफ आपके पास 0 आ जाएगा, एक भी केस ऐसा नहीं बनेगा और टोटल केस आपके पास 8 थे तो या तो आप डायरेक्ट एक बार में 0 लिख देते या आप 4/8 लिख दीजिएगा।
सॉरी 0/8 लिख दीजिएगा। तो अब देखो PE/F हम निकालेंगे, तो ये हमने फॉर्मूला आपको बताया ही पहले ही, ये होता है PE इंटरसेक्शन F बटे PF के बराबर। तो देखिए ये आ जाएगा 0/4/8, मतलब चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, तो 0 बटे कुछ भी हो ये आपके पास 0 ही आएगा। इसका मतलब इसकी प्रायिकता 0 होगी, या हम बोल सकते हैं जब भी प्रायिकता 0 हो तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा घटना होगी जो कभी भी संभव हो ही नहीं सकती। अब तीसरे वाले भाग पर आते हैं। तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि E जो है वो है अधिकतम 2 पट और F जो दिया हुआ है वो है न्यूनतम 2 पट। पट मतलब हमारे पास टेल होता है। तो देखिए अब यहां पर हम देख लेते हैं, तो PE इंटरसेक्शन F हम निकालेंगे और PF हम निकालेंगे यहां पर। अब देखिए PF निकालते हैं तो न्यूनतम 2 पट, मतलब कम से कम 2 हेड तो आने ही चाहिए, अधिक से अधिक 3 हेड हो सकते हैं, क्योंकि 3 सिक्के हैं तो 3 ही हेड हो सकते हैं, ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो आपको वो सब केस लेने पड़ेंगे जिनमें 2 या 3 हेड हो। तो देखो इसमें 3 हेड है तो ये केस लेना है एक, इसमें 2 हेड है तो न्यूनतम 2 हेड में या न्यूनतम 2 पट में आ रहा है ये। सॉरी, पट का मतलब तो आपके पास टेल होता है, तो टेल में देखेंगे। तो देखिए 2 टेल यहां पर आ रहे हैं, यहां पर भी 2 पट आ रहे हैं, मतलब 2 टेल, यहां पर भी 2 टेल और यहां पर भी 2 टेल, तो 4 ऐसे वाले केस आपके पास बन गए। तो आप यहां पर देखो लिखोगे 4/8 PF का मतलब। अब PE इंटरसेक्शन F देख लेते हैं। PE इंटरसेक्शन F है अधिकतम 2 पट, मतलब या तो एक भी पट ना हो, या एक पट हो, या 2 पट हो। अब E इंटरसेक्शन F का मतलब तो होगा कि इन दोनों का उभयनिष्ठ, मतलब एक तरफ बोला जा रहा है अधिकतम 2 पट और एक तरफ बोला जाए कम से कम 2, तो उभयनिष्ठ तो वो हुआ कि केवल 2 पट आपके पास आने चाहिए। तो 2 पट के लिए आप देखो आपके पास एक तो ये वाला केस है केवल 2 पट में, ये वाला केस है और एक ये वाला केस आपके पास है, तो टोटल 3 केस आपके पास है यहां पर। तो देखिए अब यहां से आप इसको लिख दोगे 3/8। तो अगर अब हम PE/F देखें तो ये आ जाएगा PE इंटरसेक्शन F बटे PF के बराबर। तो देखिए 3/8/4/8 ये आपके पास आ गया। तो यहां से अगर देखोगे 8 से 8 तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपके पास 3/4 ये उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को अब हम देखो पढ़ लेते हैं एक बार। PE/F ज्ञात कीजिए यदि 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है। तो देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि 2 सिक्के हैं और दोनों को एक एक बार उछाला गया है, तो स्वाभाविक सी बात है आपके पास टोटल 4 केसेस ऐसे बन सकते हैं, क्योंकि पहले सिक्के को एक बार उछालोगे तो 2 केसेस और दूसरे सिक्के को एक बार उछालोगे तब 2 केसेस, तो टोटल 4 केसेस बनेंगे। तो एक बार हम केस बना लेते हैं, अर्थात सभी संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं उनको बना लेते हैं। तो देखो ये हम फर्स्ट के कॉइन के लिए लिख देते हैं, पहले सिक्के के लिए, और ये सेकंड केस के लिए, सेकंड कॉइन के लिए लिख देते हैं, अर्थात दूसरे सिक्के के लिए। तो देखिए पहले सिक्के को उछालने पर हो सकता है हेड आ जाए और हो सकता है टेल आ जाए, दूसरे सिक्के को उछालने पर हो सकता है हेड आ जाए और हो सकता है टेल आ जाए। ये भी संभव है एक बार यहां पर हेड आ जाए यहां पर टेल आ जाए, और ये भी संभव है जब यहां पर टेल आ जाए पहले सिक्के पर और यहां पर हेड आ जाए। तो टोटल 4 केस आपको यहां पर दिखाई देगा तुरंत। अब देखिए पहले वाले भाग में आपको बोला गया है कि ई जो घटना है वो है कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, और एफ जो घटना है वो है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो यहां पर देखिए पहले वाले भाग को हम हल करते हैं पहले, फिर उसके बाद दूसरे वाले भाग पर बढ़ेंगे। तो PE/F निकालना है, तो PE/F निकालने के लिए आपको पता है, हमने आपको बताया है, इसका यदि हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है PE इंटरसेक्शन F बटे PF। मतलब कैसे भी आपको ये PE इंटरसेक्शन F पता लग जाए और PF पता लग जाए तो आप तुरंत इसका मान निकाल सकते हैं, मतलब आंसर निकाल सकते हैं बेसिकली। तो देखो सबसे पहले हम PF पता कर लेते हैं। PF आखिर है क्या, मतलब F के घटित होने की प्रायिकता। अब F यदि आप पढ़ोगे तो उसमें बोला गया है कि एक सिक्के पर चित्त प्रकट होना है, तो आपको केवल एक सिक्के पर चित्त चाहिए, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है। चित्त मतलब होता है टेल, सॉरी हेड बोलते हैं चित्त को हम अंग्रेजी में, और पट को हम अंग्रेजी में टेल बोलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो एक सिक्के पर चित्त आना है मतलब एक सिक्के पर हेड आना चाहिए, बाकी से हमें मतलब नहीं है। देखिए एक सिक्के पर हेड आ रहा है, अब ये नहीं सोचना है कि आपके पास
यहां पर 2 सिक्के पर कॉइन आ रहा है, तो हम यहां पर ये वाला केस नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर तो 2 सिक्कों पर आ गया, हमें तो एक सिक्के पर चाहिए केवल हेड। तो देखो एक तो ये वाला केसेस है आपके पास क्योंकि एक सिक्के पर हेड यहां पर आ गया, और एक बार ये वाला केसेस है, इस बार दूसरे वाले सिक्के पर आया, लेकिन आया तो केवल एक ही सिक्के पर। तो पी एफ जो हो गया वो हो गया टोटल 2 केसेस ऐसे हुए, लेकिन 4 केसेस तो टोटल थे, तो 2/4 हो गया। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में बात कर लेते हैं। ई में है कि एक सिक्के पर पट अर्थात टेल आए, और एफ है एक सिक्के पर हेड आए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ, मतलब ई भी हो जाए तथा एफ भी हो जाए साथ में। अर्थात यदि हम इसको समझेंगे तो लिखा हुआ है कि पी इंटरसेक्शन एफ मतलब हुआ कि एक पर पट आ जाए तथा एक पर चित आ जाए। तो देखो एक पर पट और एक पर चित, देखो ये वाला केसेस है आपके पास, और देखो एक ये वाला केसेस भी है कि एक बार पट और एक बार चित आ जाए। तो देखिए आपके पास ये भी टोटल 2 ही केस आ रहे हैं, और बटे 4 आप कर दोगे क्योंकि टोटल 4 संभावनाएं आपके पास थी। तो इस तरीके से पी ई बटे एफ यदि आप निकालोगे तो वो देखो फॉर्मूला तो यही है, पी इंटरसेक्शन एफ मतलब 2/4 बटे पी एफ मतलब ये भी 2/4 हो गया। तो अगर आप देखो इसको कैंसिल करोगे तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास केवल 1 बचेगा। तो इस तरीके से प्रायिकता आपकी जो होगी वो 1 हो जाएगी। तो देखो प्रायिकता जब भी 1 आती है तो हम उनको बोलते हैं संभव, हमेशा मतलब हमेशा होंगे ही होंगे वो इवेंट, मतलब ऐसा हमेशा होगा कि एक सिक्के पर पट आ जाए और एक सिक्के पर चित आ जाए, तो पी ई बटे एफ हमेशा 1 आएगा, मतलब ये हमेशा संभव होगा। चलिए अब दूसरे वाले भाग पर बढ़ लेते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि ई जो है उसमें लिखा हुआ है कि कोई पट प्रकट नहीं होता, और एफ है कि कोई चित्र प्रकट नहीं होता। तो हम पी इंटरसेक्शन एफ और पी एफ निकालने का प्रयास कर रहे हैं केवल, अगर हमें ये पता लग जाएगा तो हमारा उत्तर तो आ ही जाएगा फॉर्मूले से। पी एफ निकालते हैं, एफ मतलब है कोई चित्र ना आ रहा हो, अर्थात कोई भी हेड नहीं आ रहा हो। तो देखो केवल एक ही केस है कि कोई भी हेड नहीं आ रहा हो, मतलब जब दोनों टेल आ जाए, क्योंकि देखो इसमें 2 हेड आ गए, इसमें एक, इसमें भी एक हेड है, तो केवल एक केस आपके पास आया, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4 क्योंकि 4 टोटल सभी केसेस की संख्या थी। अब यहां पर देखो जो ई है वो है कोई पट ना हो, और एफ है कि कोई चित ना हो। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे, मतलब ई और एफ दोनों साथ में हो जाए, मतलब ना तो कोई पट आए ना ही कोई चित आ जाए। आप खुद सोचिए कि जब आप सिक्के को उछाल रहे हैं तो क्या कभी ऐसा संभव है कि ना तो पट आए ना ही चित आए? ऐसा तो कभी संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि चित या पट में से ही कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, और टोटल 4 केसेस हैं तो 0 लिख दो या 0/4 करके लिख दो, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब देखो पी ई बटे एफ, ये आपके पास आ जाएगा 0/4 मतलब 0 बटे पी एफ मतलब 1/4। जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि पी ई बटे एफ हो जाए या संभव हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। या हम बोल सकते हैं कि इसको यदि हम पढ़ते थे तो हमने आपको बताया था कुछ इस तरीके से पढ़ते थे कि ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि ई तथा एफ दोनों साथ में हो जाएं जबकि एफ पहले ही संभव हो चुका हो। चलिए अब हम अगले वाले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 में आपको बोला गया है कि पी ई बटे एफ आपको ज्ञात करना है जबकि एक पासे को 3 बार उछाला गया है। अब यहां पर बोला गया है कि ई जो है वो है आपके पास कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 आ जाए, और एफ है आपके पास कि पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 आ जाए, ये आपके पास बोला गया है। चलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं कि कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक पासे को हमने 3 बार उछाला है, एक पासे को 3 बार उछाला है, तो अगर हम आपसे कहें कि कितने टोटल केसेस अर्थात टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं ऐसे, तो आप आसानी से बता सकते हैं, आपने क्योंकि क्रमचय संचय पढ़ा है कक्षा 11 में। देखिए एक पासे को एक बार उछालने पर टोटल 6 आ सकते हैं नंबर, 1 से लेकर 6 तक 6 संभावनाएं होती हैं। जब दूसरी बार उछाला तब भी 6 संभावनाएं, और तीसरी बार उछाला तब भी 6 संभावनाएं, तो आपके पास ये टोटल 216 संभावनाएं आ जाएंगी। अब देखिए हम यहाँ 216 संभावनाएं एक एक करके तो नहीं लिख सकते, अब यहां पर हम समझ लेते हैं आखिर कैसी आएंगी। अगर आप वो समझ जाएंगे तो आप चाहेंगे खुद से लिखना भी तो भी आप लिख सकते हैं। देखिए टोटल केसेस हम लिख सकते हैं, तो ई मान लीजिए हम टोटल केसेस समझ लेते हैं कि आखिर कौन कौन से होंगे। टोटल केसेस में लिख रहा हूं मतलब कुल संभावनाएं। तो देखिए यहां आपके पास आ जाएंगी टोटल संभावनाएं,
1 1 1 ये हो जाए, या 1 1 2 हो जाए, या 1 1 3 हो जाए, या 1 1 4 हो जाए, 1 1 5 हो जाए, 1 1 6 हो जाए। इसी तरीके से अब यहां पर आप चेंज कर दो, 1 2 1 हो जाए, 1 2 2 हो जाए, कुछ इस तरीके से आपके पास चलती रहेंगी। अब ऐसे तो 216 चलेंगी, आप सब तो नहीं लिख सकते, लेकिन काम के हम जरूर लिखेंगे। काम के क्या है कि तीसरी उछाल पर 4 संख्या प्रकट हो और एफ है कि क्रमशः 2 उछालों पर 6 तथा 5 आ जाए। तो 6 और 5 वाली लिखता हूं, पहली पर 6 और दूसरी पर 5 आ जाए, पहली 2 उछाली हो गई। अब देखिए या तो 1 आ जाए, यहां पर 6 5 2 भी हो सकता है, 6 5 3 भी हो सकता है, 6 5 4 भी हो सकता है, 6 5 5 भी हो सकता है, और 6 5 6 भी हो सकता है। इसी तरीके से आप देखो, आपके पास ऐसी बहुत सारी चलती रहेंगी और अंत में ये खत्म होगा 6 6 6 पर। अब यहां पर आप देखो, ये हमने टोटल 216 समझा दी आपको कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि आपको प्रायिकता निकालनी है पीई बटे एफ करके। तो पीई बटे एफ पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, आखिर होता क्या है और इसका मतलब क्या है। देखिए पीई बटे एफ को यदि आप फॉर्मूले के रूप में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है, पीई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। और इसका मतलब जो होता है, अगर हम समझें तो इसका अर्थ होता है कि आपको प्रायिकता बतानी है ई तथा एफ दोनों घटित हो जाएं, जबकि एफ वाली घटना पहले ही घटित हो चुकी है। तो यहां से अब देखो, आपको पहले पी एफ निकाल लो और फिर हम पी इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। और अगर ये दोनों आप निकाल लोगे तो इस फॉर्मूले में आप लगा दोगे, तो वैल्यू लगाओगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। पी एफ निकालते हैं। पी एफ है कि पहली 2 छालों पर क्रम से 6 तथा 5 आए। तो पहली 2 छालों पर 6 तथा 5 आए, बाकी आपसे कोई मतलब, आपको कोई मतलब नहीं है कि तीसरी उछाल पर क्या आ रहा है। तो देखो पहली 2 छालों पर 6 तथा 5 आए, ये भी है आपके पास 6 तथा 5 आए, देखो ये सब है। तो टोटल आप देखो ऐसी 6 घटनाएं हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ऐसी 6 संभावनाएं हैं आपके पास। तो पी एफ हो जाएगा 6 बटे 216, 216 क्योंकि टोटल संभावनाएं थी। अब पीई इंटरसेक्शन एफ की बात कर लेते हैं। तो पीई इंटरसेक्शन एफ को यदि हम समझें तो देखो, ई है कि तीसरी उछाल पर 4 आ जाए और एफ है कि पहली 2 उछालों पर 6 तथा 5 ही आना चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ हम बोल रहे हैं। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि दोनों काम एक साथ हो जाएं, कि पहली 2 उछालों पर तो 6 तथा 5 आ जाए और तीसरी उछाल पर 4 आ जाए, तीसरी उछाल पर 4 आ जाए, मतलब ये वाला कहीं दिख रहा हो तो आप वो देख लो। तो केवल एक ही केस होगा, ये वाला आपके पास यहां पर। तो पीई इंटरसेक्शन एफ आपके पास हो जाएगा 1 बटे 216, क्योंकि एक ही केस आपके पास आया लेकिन टोटल केस 216 थे। जब आपके पास ये आ गया तो अब आप देखो यहां पर मान लगा दोगे। पीई इंटरसेक्शन एफ 1 बटे 216 आपने यहां लिख दिया, और पी एफ 6 बटे 216 आपने यहां पर लिख दिया है। तो अगर आप देखो कि 216 से 216 तो ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा केवल 1 बटे 6। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपके पास 1 बटे 6 हो जाएगा। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपको बोला गया है कि पी बटे एफ आपको ज्ञात करना है, जबकि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र यादृच्छया खड़े हैं। और आपके पास देखो ई दिया हुआ है यहां पर, मतलब ई वाली घटना है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, और एफ वाली घटना है कि पिता मध्य में खड़े हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि माता पिता और पुत्र हैं, मतलब माता मतलब एम से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, पिता को हम फादर एफ से कर रहे हैं और पुत्र को सन से कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक चित्र में ये खड़े करने हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि माता पहले ही खड़ी हो, वो तो कॉमा लगा के तो लिखेंगे ही वो हिंदी में, लेकिन एक चित्र में यादृच्छा खड़े मतलब खड़े हुए हैं केवल एक चित्र में। तो आप खुद सोचिए कि आखिर ऐसे कितने तरीकों से वो खड़े हो सकते हैं। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अर्थात क्रमचय संचय आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, तो आप खुद सोचिए, आपने पढ़ा था कि 3 लोगों को 3 स्थानों पर कितने तरीके से खड़ा किया जा सकता है, तो वो आपके पास आएगा 3 फैक्टोरियल के बराबर। तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल अर्थात 3 गुणा 2 अर्थात 6 तरीके से आप खड़ा कर सकते हैं। अब 6 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं उनको हम एक बार देखिए लिख देते हैं। या तो मदर पहले हो जाए, फादर और सन हो जाए। अब हम पिता पुत्र को चेंज कर देते हैं, तो ये कर दिया हमने। अब हम फादर को पहले कर देते हैं एक बार, तो हम एम एस कर देते हैं, मतलब माता और पुत्र। अब हम फादर को तो पहले ही रखते हैं, लेकिन अब सन जो है अर्थात पुत्र जो है उसको बीच में ले आते हैं, माता को एंड में ले आते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, केस लेते हैं जब
पुत्र सबसे स्टार्टिंग में हो, तो पुत्र हमने यहां कर दिया एफ एम कर दिया, ये मतलब माता सॉरी पिता और माता। एक बार हम माता को बीच में ले आएंगे जब पुत्र सबसे पहले नंबर पे, तो ये आपके पास आ गया। तो आप देख रहे हो टोटल आपके पास 6 केसेस ऐसे बन सकते हैं, ये हमने देखो यहां पर बना दिए। अब यहां पर आप देखो आपको ज्ञात करना है पी ई बटे एफ। फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका मतलब होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ई तथा एफ दोनों घटनाएं हो जाएं जबकि एफ वाली घटना पहले से ही घटित हो चुकी हो, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं आपको घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि एफ पहले ही घटित हो चुकी है। तो अब यहां से आप देखो ई और एफ आपको अलग अलग दिया हुआ है। अब कैसे भी आपको पी ई इंटरसेक्शन एफ पता लग जाए अर्थात जो अंश में है, और पी एफ पता लग जाए जो कि हर में है। अगर आपको ये पता लग जाएंगे तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाकर आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो अब हम इनको निकालते हैं, पी एफ निकालते हैं, अर्थात हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एफ वाली घटना घटित हो जाए, और एफ वाली घटना है कि पिता मध्य में है। तो देखिए पिता कितने घटनाओं में मध्य में है, तो उनको समझ लेते हैं। देखिए पिता यहां पर मध्य में है, एक घटना ये हो गई। पिता देखिए यहां पर भी मध्य में है, तो टोटल ऐसी 2 घटनाएं हैं कि पिता मध्य में है। तो ये अगर आप प्रायिकता निकालोगे एफ के घटित होने के लिए तो 2/6 हो जाएगी, क्योंकि टोटल घटनाएं तो 6 ही थी। चलिए अब पी ई इंटरसेक्शन एफ देखते हैं। ई है कि पुत्र एक सिरे पर हो और एफ है पिता मध्य में हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, अर्थात दोनों चीजें एक साथ हो रही हो, मतलब ई भी हो जाए और एफ भी हो जाए साथ में। अर्थात अगर हम इसको समझेंगे तो मतलब हुआ कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो जाए तथा पिता मध्य में खड़े हो जाए एक ही बार में। तो देखो पुत्र एक सिरे पर और पिता मध्य में, देखो ये वाला केस है। देखिए यहां पर पुत्र एक सिरे पर और पिता मध्य में, देखो यहां पर भी एक केस है, ये आपके पास देख सकते हैं आप। तो आपके पास यहां पर भी 2 ही केस आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2/6। 6 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि टोटल केसेस 6 थे आपके पास। तो अब जब ये सब आपके पास आ गया तो अब यहां से आप पी ई बटे एफ आसानी से निकाल सकते हो। पी ई इंटरसेक्शन एफ अंश में है मतलब 2/6 आ जाएगा, और पी एफ ये हर में है मतलब ये भी 2/6 आपके पास आ जाएगा। तो आप देखो यहां से 6 से 6 कैंसिल हो गया और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से पी ई बाई एफ आपके पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा संभव होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी केस ऐसा हो कि संभावना कम हो। ये ऐसा हमेशा होगा कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो जाए और पिता मध्य में खड़े हों। आइए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है, और देखिए आपको पहले वाले भाग में बोला गया है ए पार्ट में कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम ए वाले पार्ट को हल करेंगे, जब यह हल हो जाएगा तब हम आगे वाले को पढ़ेंगे। तो देखो आपके पास 2 तरीके के पासे हैं, एक तो काला पासा है और एक लाल पासा है। आप जानते हैं काले पासे पर भी 1 से लेकर 6 तक अंक आ सकते हैं और लाल वाले पासे पर भी 1 से लेकर 6 अंक तक आ सकते हैं। तो टोटल जो केसेस होंगे वो आपके पास टोटल 36 केस आ जाएंगे, 6 गुणा 6 लेकर। ये तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब यहां पर यदि आप गौर करें तो सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। सप्रतिबंध प्रायिकता मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। और इनमें वही केसेस आते हैं जैसे जो अभी तक हम पी ए बटे बी बटे ए ऐसे वाले जो पढ़ते थे, वो ये सप्रतिबंध प्रायिकता ही कहलाते हैं। अब यहां पर आप एक बात ये गौर करेंगे कि आपको ये नहीं बताया गया कि आप पी ए बटे बी निकाल लो या क्या निकालना है। आपको खुद से सोचना होगा कि आपको क्या निकालना है, बस ये बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखिए आपको बोला गया है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो, तो मान लीजिएगा मैं एक घटना बी बोल देता हूं कि काले पासे पर 5 आया हो, या मतलब घटित हुआ हो या प्रकट हुआ हो। ये हमने एक घटना मान ली, और जो ए वाली घटना है वो हमने मान ली कि हमको पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है। तो पासों का योग 9 है, आपने ये मान लिया। अब आप खुद सोचिए, हमने आपको लैंग्वेज में भी बताया था कि आखिर पढ़ते कैसे हैं थे। तो सोचिए आपको पहले से क्या दिया गया है कि यदि यह ज्ञात हो, मतलब पहले से दिया हुआ है कि काले पासे पर तो 5 आना ही आना है। तो हमने बताया था कि आप इसको इस तरीके से लिखते हैं बटे लगाकर,
और जो बटे के बाद होता है मतलब वो घटना पहले ही घटित हो जाती है। तो यहां पर काले पासे पर 5 पहले ही आ गया, मतलब बी वाली घटना पहले ही घटित हो चुकी है। और ए होता है कि जो आपको चाहिए होता है, मतलब 9 आने की प्रायिकता। तो यही आपके पास हो जाएगा। तो अब बेसिकली आपको ये निकालना है। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा, इसका फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा वो है ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे भी आप इनको अगर समझ जाएंगे तुरंत तो आप प्रश्न बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपको बस कैसे भी ए और बी ये क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं, बस ये कैसे भी समझना होगा। तो अब कैसे भी देखो ए इंटरसेक्शन बी पता लग जाए और पी भी पता लग जाए तो आपका प्रश्न काफी आसानी से हल हो जाएगा ये। तो देखिए मैं यहां पर अगर टोटल केसेस भी लिखूं तो टोटल 36 केसेस आएंगे। अब यहां पर देखिए काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो तो देखो टोटल केसेस अगर मैं देखूं, पहले मैं मान लीजिएगा मैं यहां पर लिख देता हूं कि काले पासे पर 5 आया हो। तो मान लीजिए काला वाला पासा पहले मैं लिखूं तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ सकता है 5,1 5,2। मान लीजिए काले पासे को मैं पहले लिख रहा हूं 5,3 5,4 5,5 5,6। ये काले पासे पर मैंने पहले लिख दिया। अब आप ये देखो कि आपको बोला गया है कि पी बी निकालना होगा कैसे भी, कि काले पासे पर 5 आए हो तो काले पासे पर 5 केवल 6 तरीके से ही आ सकता है कि पहले वाले पासे पर 1 आ जाए, काले पर 1 5 आ जाए, काले पर 5 और पहले पर 2 आ जाए, काले वाले पर 5 और लाल वाले पर 3 आ जाए। कुछ इस तरीके से देख रहे हैं 6 केस आपके पास आएंगे। तो पी बी आपके पास हो जाएगा 6/36। अब पी ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए वाला भी घटित हुआ और बी वाला भी घटित हुआ हो, अर्थात 500 का योग 9 भी हुआ हो और साथ साथ ध्यान रखना है कि काले पर 5 आया हो। तो काले पर 5 और टोटल योग 9 आया हो तो केवल एक ही केस है, देखिए 5,4 वाला। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/36, क्योंकि 36 तो टोटल केस है आपके पास। तो अब देखिए आसानी से आप लिख सकते हो पी ए बटे बी, यही तो आपसे पूछा गया है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/36 बटे 6/36। तो देखिए 36 से ये 36 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। तो आपके पास ये रह जाएगा केवल 1/6 के बराबर और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले वाले प्रश्न पर आ जाते हैं, मतलब सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर भी हम सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, मतलब यहां पर भी हम कुछ इस तरीके से देखेंगे। तो आप मान लीजिएगा पहला वाला बी जो केस है आपने मान लिया कि देखिए बी में बोला गया, मतलब जो पहले से पता है वो है लाल पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं लाल पासे पर संख्या 4 से कम। और जो ए है वो मतलब जो क्या आपको प्रायिकता निकालनी है वो है प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो जाए, योग 8 हो जाए। तो यहां पर समझ लेते हैं कि आपको क्या निकालना है, पी ए बटे बी निकालना है या पी बी बटे, उसको भी समझना पड़ेगा। तो आप देखो जो घटना पहले ही घटित हो जाती है, मतलब लाल पासे पर संख्या 4 से कम, ये आपको पहले से ज्ञात है, मतलब बी आप अंत में लिख दोगे। और आपको चाहिए कि योग 8 आ जाए तो ये आपने यहां पर लिख दिया। तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। आपको कैसे भी इसमें ये पता हो जाए तो हम पी बी निकालेंगे और पी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। जब ये पता लग जाएगा तो फॉर्मूले में लगा देंगे। तो यहां पर ये तो आपको पता है टोटल 36 केस बनेंगे। अब ये कौन कौन से बनेंगे उसको समझ लेते हैं। तो देखिए लाल पासे को अगर मैं दूसरे स्थान पर लिखूं तो देखिए संख्या 4 से कम आनी चाहिए लाल पासे पर, मतलब या तो यहां पर 1 आए। तो देखो यहां पर 1 आ जाए, ये काला वाला लिख रहा हूं पहले में और यहां पर दूसरे वाले पर लाल लिख रहा हूं, कॉमा के बाद लाल वाले पासे की संख्या लिखूंगा मैं। 2,1 आ जाए, 3,1 आ जाए, 4,1 5,1 और 6,1, या तो ये हो जाए। मैंने लाल वाले पर 1 ले लिया, लाल वाले पर 4 से कम तो 2 वाली संख्या भी हो सकती है। तो लाल वाले पर जब 2 आ जाए मतलब काले वाले पर 1 आ जाए, काले वाले पर 2 लाल वाले पर 2, काले वाले पर 3 लाल वाले पर 2। तो आप देख रहे हो लाल वाले पर मतलब कॉमा के बाद मैं हमेशा 2 लिख रहा हूं। इसी तरीके से लाल वाले पर 4 से कम तो 3 भी आ सकता है। तो देखिए मैं इस तरीके से 3 वाले सब केस भी लिखूंगा। तो आप देख रहे हो ये आपके पास टोटल 6 से 6,3 तक जाएगा। आप पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिखिएगा। अब यहां पर देखिए मैं और भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी
डाउट ना रहे, 4,3 भी आएगा, 5,3 भी आपके पास आएगा। अब यहां से आप ये देखो कि पी बी मतलब लाल पासे पर संख्या 4 से कम हो, 4 से कम लाल पासे पर आना चाहिए, मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए। तो देखिए ऐसे टोटल 36 केस, सॉरी 18 केस बनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ऐसे जोड़ोगे तो ये 18 हो जाएंगे टोटल। तो पी बी जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 18/36। आप चाहो तो इसको अभी सरल कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम सबसे अंत में देखेंगे अगर कर पाएंगे सरल तो। अब पी ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी में है आपके पास कि जो योग है वो 8 आ जाए और साथ साथ ध्यान रखना है कि संख्या 4 से कम भी हो लाल वाले पासे पर। तो मतलब इन्हीं केसेस में से आपको देखना है कि योग 8 कब आ रहा है। तो देखो योग 8 आपके पास पहले वाले इनमें से तो कहीं भी नहीं आ रहा है। देखिए योग 8 यहां पर आपके पास एक केस ये है और योग 8 का एक केस आपके पास ये है, तो टोटल आपके पास दो ऐसे केसेस बनने हैं। तो आप लिख दोगे 2/36 क्योंकि टोटल केस तो 36 ही है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए। तो यहां से आप देखिए पी ए बटे बी अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2/36 बटे पी बी मतलब 18/36। तो देखिए 36 से ये 36 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2/18 और 2/18 को भी यदि आप 2 से कैंसिल करें तो देखो 2 से 2 एक बार कैंसिल हो गया और 2 से 18 9 बार कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से पी ए बटे बी यहां पर आपके पास हो जाएगा 1/9 और जो कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन संख्या 11 पर हम आ जाते हैं। बोला गया है कि एक न्याय पासे को उछाला गया है। न्याय पासे का मतलब होता है, न्याय का मतलब है फेयर, बेसिकली बिल्कुल सही पासा है, मतलब ऐसा नहीं है कि पासे में कुछ भी खराबी है कि कोई वाली साइड ज्यादा आ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्याय पासा मतलब अच्छा पासा है, बिल्कुल सही पासा है। उसमें बोला गया है कि घटनाओं ई 1,3,5 है, एफ है 2,3 और जी है 2,3,4,5, इसके लिए निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। देखिए यहां पर जो आपको ई में बोला गया है 1,3,5 मतलब जो ई वाली घटना है वो बोली गई है कि पासे पर 1 3 या 5 आ जाए। एफ वाली घटना में बताया गया है कि पासे पर 2 या 3 आ जाए और जी वाली घटना है कि पासे पर 2 3 4 तथा 5 आ जाता है। अब देखिए पहले वाले भाग में आपको जो ज्ञात करना है वो है पी ई बटे एफ और पी एफ बटे ई। तो यहां पर हम एक एक करके सभी को हल करेंगे। तो पी ई बटे एफ, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ की यदि बात करें मतलब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, तो देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वो केवल 3 वाला अंक कॉमन है, मतलब जब पासे पर 3 आ जाए तब ई वाली घटना भी घटित होगी और एफ वाली घटना भी घटित होगी। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ को यदि आप देखोगे तो वो एक्चुअल में तो आपके पास 1/6 आएगा। एक मतलब 3 वाला अंक आया तो बेसिकली एक अंक आया कोई भी बटे 6, क्योंकि पासे पर जब आप उछालते हैं तो टोटल जो सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि होती है वो 6 ही तो होते हैं टोटल। तो आपके पास पी इंटरसेक्शन एफ तो आ गया 1/6। अब पी एफ देख लेते हैं, एफ मतलब है 2 या 3 आए, तो पी एफ आपके पास देखो यहां से हो जाएगा 2/6, तो यहां पर आप 2/6 लिख देंगे। तो आप देखोगे गौर करने पर कि 6 से 6 तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये केवल 1/2 बच जाएगा। तो इस तरीके से पी ई बटे एफ आ जाएगा। अब हम पी एफ बटे ई निकाल लेते हैं क्योंकि आपको वो भी तो निकालने को बोला गया है। तो उसमें हमने आपको देखो फॉर्मूला बताया कि जो भी बटे के बाद लिखा हो, जैसे यहाँ पर ई लिखा है बटे के बाद तो सबसे अंत में लिख लो इसे नीचे मतलब हर में, और आप यहाँ पर कर दोगे एफ इंटरसेक्शन ई। अब हमने आपको ये भी बताया कि एफ इंटरसेक्शन ई करो या ई इंटरसेक्शन एफ, बात तो एक ही रहती है। तो अब यहाँ पर देखो पी ई निकाल लेते हैं एक बार। पी ई हो जाएगा 3/6 क्योंकि देखो 3 अंक आ रहे हैं ई वाली घटना में और प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस आपके पास 6 है। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ ये आपके पास 1/6 आपने यहां लिख दिया और पीई ये आपके पास 3/6 है तो ये आपने यहां पर लिख दिया। फिर आपने देखा कि 6 से 6 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ये 1/3। तो इस तरीके से पहले वाले भाग में आपने सब कुछ निकाल दिया। अब हम दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। दूसरे वाले भाग में आप देखिए आपको जो ज्ञात करना है वो है पीई बटे जी। तो पीई बटे जी अगर फॉर्मूला देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा पीई इंटरसेक्शन जी बटे पीजी।
पी ई इंटरसेक्शन जी देखते हैं। ई इंटरसेक्शन जी मतलब ई वाली घटना और जी वाली घटनाओं में क्या क्या उभयनिष्ठ है वो देखते हैं। तो उभयनिष्ठ केवल 3 और 5 आ रहे हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से पी ई इंटरसेक्शन जी आ जाएगा 2/6, क्योंकि 2 अंक आ रहे हैं, बटे 6 हमने इसलिए किया क्योंकि टोटल तो 6 ही अंक आ सकते थे ना पासे पर उछालने पर। और पी जी में अगर आप देखोगे तो पी जी मतलब 4 अंक आ रहे हैं, तो प्रायिकता तो 4/6 हो जाएगी, क्योंकि जी में ही तो 4 अंक आ रहे हैं जी वाली घटना में, लेकिन प्रायिकता निकालनी है, पी जी का मतलब तो ये होता है। तो प्रायिकता 4 बटे टोटल केस 6 है, 4/6 लिख दी। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 2/4 आ गया आपके पास। अगर आप इसको हल करोगे, मतलब 2 से कैंसिल करोगे, तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। अब बात आती है कि पी जी बटे ई को निकालने की। तो पी जी बटे ई निकालते हैं। तो उसमें आप लिखोगे यहां पर पी जी बटे ई, अर्थात इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया, लिखना कैसे लिखते हैं, किसी का भी फॉर्मूला आपके पास आ जाए तो जी इंटरसेक्शन ई बटे पीई। जी इंटरसेक्शन ई देखो आप यहां पर निकाल चुके हो स्टार्टिंग में ही, 2/6 आएगा। पीई, पीई भी देखिए आप निकाल चुके हैं वैसे तो 3/6, और नहीं तो खुद समझोगे तो देखो 3 अंक हैं, टोटल प्रतिदर्श समष्टि 6 होते हैं, तो 3/6 हो गया। तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास बचेगा 2/3 के बराबर। चलिए अब ये भी आपके पास हो गया। अब बात आती है तीसरे वाले पार्ट पर आते हैं। तो देखिए तीसरे वाले पार्ट में आपको बोला गया है कि पी ई यूनियन एफ बटे जी आपको निकालना है, और पी ई इंटरसेक्शन जी बटे जी आपको यहां पर निकालना है। तो एक एक करके हम इसको भी निकालेंगे। थर्ड पार्ट आपको निकालना है पी ई यूनियन एफ बटे जी, ये निकालना है। तो हमने आपको बताया लिखने का तरीका, फॉर्मूला वो तो आपके पास यही रहेगा, पी ई यूनियन एफ मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, एक तो ये वाला जो है और जी का, तो इनका इंटरसेक्शन आपने किया बटे पी जी, ये आपके पास हो जाएगा। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी को देख लेंगे पहले तो हम। तो उसके लिए देखो पहले तो आप ई यूनियन एफ निकाल लो यहां पर। तो ई है 135 और एफ है 2,3। तो आपने देखिए समुच्चय में पढ़ा ही था कि जब भी यूनियन निकालते हैं तो वो देखिए आपके पास आ जाएगा, पहले ई यूनियन एफ की बात करता हूं, पी तो मतलब प्रायिकता तो हम बाद की बात करेंगे। तो ई में थे 1 3 5 और एफ में थे 2,3, तो इनको मिलाकर लिख दूंगा बड़ा सेट, मतलब 1 2 3 और 5। चलिए अब बात करते हैं जी क्या है आपके पास। तो देखिए जी है आपके पास यहां पर इस प्रश्न में 2 3 4 5, तो आपने 2 3 4, 5 लिख दिया। अब चलिए यहां पर देखिए आप पी ई यूनियन एफ मतलब ई यूनियन एफ ये है और जी ये है, इन दोनों में इंटरसेक्शन बोला गया है। इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, देखिए 2 आ रहा है उभयनिष्ठ, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, मतलब 3 संख्या उभयनिष्ठ आ रही है। टोटल प्रतिदर्श समष्टि तो 6 है, क्योंकि पासे को छालने पर 6 संख्याएं तो आ सकती है ना, तो ये 3/6 आ जाएगा बटे पी जी, ये आपके पास 4/6 हो गया, क्योंकि जी में तो 4 अंक आ रहे हैं आपके पास। तो इस तरीके से आप ये देखोगे आपके पास 3/4 आ जाएगा। अब इसका भी एक पार्ट था, उसमें बोला गया था पी ई इंटरसेक्शन जी बटे जी आपको यहां पर निकालना है। तो पी ई इंटरसेक्शन जी बटे जी निकालना है। तो फॉर्मूला तो आप सेम ही उसी तरीके से बनाएंगे, कोई भी फॉर्मूला आपके पास इस तरीके से आ जाए तो पी जो स्टार्टिंग में लिखे होते हैं ई इंटरसेक्शन जी और इस जी का इंटरसेक्शन करोगे बटे, जो बटे के बाद देखो जैसे जी लिखा है तो पी जी नीचे लिख दोगे। अब यहां पर यदि आप गौर करोगे तो इंटरसेक्शन ई के साथ जी का पहले ही हो चुका है, लेकिन आप तो दोबारा इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो कोई आप और भी बार लिख दीजिएगा तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो बेसिकली ये रहेगा तो पी ई इंटरसेक्शन जी के बराबर ही, चाहे आप जी को 10 बार इंटरसेक्शन कर लीजिएगा चाहे एक बार कर लीजिएगा, बात तो एक ही रहेगी, क्योंकि बार बार करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आपके पास पी ई इंटरसेक्शन जी आपको निकालना होगा कैसे भी। तो ई इंटरसेक्शन जी देखिए हमने वैसे यहां पर निकाल चुके हैं, अगर आप दोबारा भी समझना चाहते हैं तो देखिए ई और जी में देखिए क्या क्या कॉमन है, केवल 2 अंक कॉमन है, 3 और 5। तो पी अर्थात जो प्रायिकता निकालोगे तो वो आ जाएगी 2, क्योंकि 2 अंक कॉमन थे, बटे 6, क्योंकि टोटल तो प्रतिवर्ष समष्टि में 6 अवयव थे।
बटे पी जी। जी में देखिए आपके पास 4 अवयव हैं, तो पी जी हो जाएगा 4/6, क्योंकि प्रतिशत समष्टि से भाग करना पड़ता है और प्रतिशत समष्टि में तो आप जानते हैं 6 अवयव होंगे, क्योंकि पासे को छानने पर 6 तरीके के अंक आ सकते हैं। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2/4 बना आपके पास, और अगर आप 2 से कैंसिल करने से तो देखो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार कैंसिल आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2 के बराबर। प्रश्न संख्या 12 को पढ़ लेते हैं अभी। मान लीजिए कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होगी? यदि आपको दिया गया है कि पहले वाले भाग में सबसे छोटा बच्चा लड़की है और दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो बेसिकली ये 2 प्रश्न है। एक पहला वाला पार्ट एक प्रश्न हो गया और दूसरे वाले पार्ट को यदि हम देंगे तो दूसरा प्रश्न बन जाएगा। अब चलिए इस प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले बोला गया कि जन्म होगा तो लड़का या लड़की होगा तो वो समसंभाव्य है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, इस पद का क्या मतलब है। समसंभाव्य होने का मतलब है कि दोनों की प्रायिकता समान है। ऐसा नहीं है कि लड़की होने का ज्यादा प्रेफरेंस है, मतलब लड़की होने की प्रायिकता ज्यादा है। दोनों की प्रायिकता बराबर है, जितना लड़की होने के चांसेस है उतना ही लड़का होने के चांसेस हैं। तो अब देखो आगे आपको बोला गया कि 2 बच्चे होने हैं, मतलब 2 बच्चों का जन्म लेना है, तो दोनों की लड़की होने की आपको सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि बोला गया सबसे छोटा बच्चा लड़की है। पहले वाले भाग को हम पहले हल कर रहे हैं। देखो सबसे छोटा बच्चा लड़की है, मतलब स्वाभाविक सी बात है 2 बच्चे हैं तो उसमें दूसरी बच्ची लड़की होनी चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा मतलब सबसे बाद में जिसने जन्म लिया हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बड़ा और छोटा, 2 ही तरीके के बच्चे हो सकते हैं। छोटा मतलब सबसे छोटा ही होगा वो। अब यहां पर आप देखो सबसे छोटा बच्चा लड़की है, लड़की को हम जी से प्रदर्शित कर लेते हैं, गर्ल। तो देखिए सबसे छोटा बच्चा लड़की है तो ये जी हो गया। आपके पास देखो टोटल 4 केसेस बन सकते हैं लड़के लड़की होने के। देखिए कौन कौन से। यहां पर सबसे बड़ा बॉय हो जाए, हो सकता है दोनों गर्ल हो जाए, मतलब दोनों लड़कियां हो जाएं। हो सकता है सबसे बड़ा बच्चा गर्ल हो जाए और सबसे छोटा बच्चा बॉय हो जाए, और हो सकता है कि दोनों बॉय मतलब लड़के हो जाएं। तो अब यहां पर आप देखो कि जो आपको दिया होता है तो आप पहले उसको मान लीजिएगा। मान लीजिएगा आपने उसको बी मान लिया, कि आपको बताया कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो सबसे छोटी लड़की है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये आपने बी वाला मान लिया। और ए क्या है, ए जो आपको निकालना होता है, तो ए है दोनों की लड़की होने की प्रायिकता, मतलब दोनों बच्चे लड़की हो जाएं, ये ए है। और ये हमने कैसे समझ में आया कि हमें ए और बी करके मानना है, क्योंकि आपको बोला गया है कि यह दिया गया है और साथ में देखिए सप्रतिबंध करके बोला गया है। सप्रतिबंध जब भी आ जाएगा तो समझ जाइएगा आपके पास इसी तरीके से प्रश्न को करना है। तो अब देखो अब क्या निकालना है उसको भी समझ लेते हैं। आपको निकालना है दोनों की लड़की होने की प्रायिकता, तो दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता मतलब ए निकालना है, जबकि बी दिया हुआ है, बी मतलब सबसे छोटी लड़की दी हुई है, मतलब यही हम लिखते थे। तो ये आता था पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी के बराबर, ये आपके पास आता था। तो पी बी कैसे भी पता लग जाए और पी इंटरसेक्शन बी पता लग जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। पी बी देखते हैं, बी मतलब सबसे छोटी लड़की है आपके पास, तो सबसे छोटा बच्चा लड़की है मतलब जी। तो देखो या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा, क्योंकि इन दोनों में तो सबसे छोटा लड़का बच्चा जो है वो लड़का है, आपको जी तो लेना ही नहीं है। बी का मतलब तो ये हुआ कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है। तो टोटल 2 केस बनने हैं, लेकिन एक्चुअल में तो 4 अवयव थे प्रतिशत समष्टि में, तो 2/4 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ, सबसे छोटा लड़की तो होना ही चाहिए और दोनों बच्चे लड़की हो जाए, मतलब दोनों लड़की, मतलब देखिए आपके पास केवल यही केस है कि लड़की हो जाए दोनों केस में, तो ये जी जी मतलब केवल एक केस आपके पास आ रहा है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी वाली प्रायिकता हो जाएगी 1/4, क्योंकि 4 तो टोटल आपके पास केसेस हैं ही, इसमें एक केस ही आपका फेवरेबल आ रहा था। तो देखिए 4 से 4 आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा केवल 1/2। तो यही आपका पहले वाले भाग का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे वाले भाग को पढ़ें। तो दूसरे वाले भाग में आपसे बोला गया है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की होनी चाहिए। तो देखिए दूसरे वाले भाग को हम अलग से हल करेंगे। अब यहां पर देखो आपको यह बोला गया है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, तो मैं इसी को बी मान लेता हूं।
तो न्यूनतम एक लड़की हो। और ए तो देखिए आपके पास दोनों केसेस में सेम ही होगा, ए तो यही है ना कि आपको दोनों की लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहां पर ए हो जाएगा दोनों बच्चे लड़की हैं। तो यहां पर आप देखो क्या आपको ज्ञात करना है, तो यहां पर ज्ञात करना है पी ए बटे बी। ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। अब यहां पर हम ए और बी अलग अलग हैं, बात तो अलग अलग हो चुकी है यहां पर, क्योंकि ये दूसरा वाला पार्ट है जो अपने आप में खुद एक प्रश्न है। तो यहां पर आप देखो दो बच्चों की प्रायिकता क्या, मतलब दो बच्चों की टोटल संभावनाएं क्या क्या हो सकती है जन्म लेने के लिए। या तो दोनों बच्चे लड़के हो जाए मतलब बॉय बॉय, या हो जाए बी जी हो जाए मतलब बॉय गर्ल, या हो सकता है जी बी हो जाए गर्ल बॉय, या हो सकता है गर्ल गर्ल हो जाए। अब यहां पर देखो न्यूनतम एक लड़की हो, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। इसका मतलब या तो एक लड़की हो या दो लड़की हो, दो से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि दो ही बच्चों की बात की जा रही है। तो पी बी में देखो या तो एक लड़की हो, तो देखिए एक लड़की हो मतलब ये वाला केस, और या दोनों लड़की हो। हमने ये वाले केस इसलिए लिए क्योंकि न्यूनतम करके टर्म बोल दिया गया है। न्यूनतम का मतलब ही होता है कम से कम एक होना चाहिए, अधिक से अधिक तो दो भी हो सकता है। तो आपके पास पी बी आ गया 3/6, सॉरी 3/4, क्योंकि टोटल 4 संभावनाएं थी आपके पास। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये दोनों काम होने चाहिए, मतलब एक लड़की कम से कम हो और दोनों लड़कियां हो जाएं, मतलब इसका मतलब हुआ इनका उभयनिष्ठ, अर्थात दोनों जब लड़कियां हो जाएं तो दोनों लड़कियां केवल एक ही केस में है, देखिए यहां पर। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। तो आप देखो अगर हम 4 से 4 कैंसिल कर दें ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 के बराबर। तो इसी तरीके से आपके पास यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में आपको बोला गया है कि एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न हैं, आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न हैं और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। फिर आपको आगे बोला गया कि यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की क्या प्रायिकता होगी। तो यहां पर आप ये देखिए कि सबसे पहले तो हम एक अगर टेबल बना लें तो काफी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं भी टेबल बनाओगे तब भी कर सकते हो, लेकिन एक सारणी बनाने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए हम यहां पर देख लेते हैं सत्य असत्य प्रकार की। देखिए दो तरीके के प्रश्न है, सत्य असत्य, और ये तो एक प्रकार का प्रश्न हो गया, और एक प्रकार का प्रश्न है बहुविकल्पीय। और इनमें भी दो दो प्रकार के प्रश्न हैं, मतलब डिफिकल्टी लेवल को देख करके उनकी सरलता के आधार पर इसमें भी दो तरीके के प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न है आपके पास आसान प्रश्न, और एक तरीके के प्रश्न है आपके पास डिफिकल्ट मतलब कठिन प्रश्न। अब देखिए सत्य असत्य प्रश्न में आसान में देखिए सत्य असत्य आसान 300 है तो यहां पर आपने 300 कर दिया। सत्य असत्य और कठिन भी हो तो वो आपके पास ऐसे 200 प्रश्न हैं। अब बात आती है बहुविकल्पीय में आसान भी हो तो वो आप यहां पर लिखोगे। तो बहुविकल्पीय आसान देखिए 500 आपको बोला गया है, और बहुविकल्पीय में कठिन प्रश्न आपके पास 400 बोले गए हैं। तो अगर आप इनका टोटल भी निकालें तो देखिए अगर आप इनको जोड़ें तो ये 500 आ जाएगा, और यदि आप इनको जोड़ेंगे तो ये 900 आ जाएगा। अगर आप यहां पर टोटल निकालोगे तो यहां पर टोटल निकालने पर आपके पास 800 आ जाएगा, और यहां पर टोटल निकालने के बाद आपके पास यहां 600 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस सारणी को समझूं तो आपको ये पता है कि अगर मैं बोलूं कि आसान कितने प्रश्न हैं तो आसान प्रश्न तो आपके पास 800 हैं, कठिन कितने प्रश्न हैं तो कठिन प्रश्न आपके पास 600 हैं। अगर आपको जरूरत पड़ती है कि सत्य असत्य तरीके कितने प्रश्न हैं तो टोटल 500 हैं, जिनमें 300 आसान है 200 कठिन है। और बहुविकल्पी तरीके के कितने प्रश्न हैं तो टोटल 900 हैं, जिसमें 500 आसान है और 400 कठिन है। यह आपने टेबल तो समझ ली। अब यहां पर आप ये देख लो कि अगर मैं थोड़ा सा इनको टर्म दे दूं, अर्थात इनको कुछ डिनोट कर दूं तो काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम आसान को इजी मतलब ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, और कठिन को टफ अर्थात टी से प्रदर्शित, सॉरी मैं कठिन को मॉडरेट से कर दे रहा हूं, मीडियम डिफिकल्ट से कर दे रहा हूं। मैं कठिन को चलिए डिफिकल्ट से कर देता हूं यहां पर। अब यहां पर इसी तरीके से मैं सत्य सत्य को ट्रू फॉल्स मतलब टी से कर देता हूं। ट्रू फॉल्स दोनों आएंगे लेकिन मैंने टी से प्रदर्शित कर दिया, और बहुविकल्पीय को मैंने एम से कर दिया, जिसमें मल्टीपल चॉइस करके हम लिख सकते हैं उसे अंग्रेजी में। तो बस ये मैंने केवल प्रदर्शित किया है। अब एक्चुअल में आप ये देखो
कि आपको क्या ज्ञात करना है उसको समझ लीजिएगा। आपको जो ज्ञात करना है वो है कि आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि प्रश्न आपके पास आसान है, अब आपको बहुविकल्पी होने की प्रायिकता बतानी है। तो इसका मतलब बहुविकल्पी होने की प्रायिकता बतानी है, मतलब P बहुविकल्पी के लिए हमने M बताया है, M/E ये आपको बताना है। क्योंकि देखिए इसका अर्थ ये हुआ, अगर हम इसको भी दोबारा एक बार पढ़ें तो इसका मतलब भी हमने आपको बताया था कि हमें बताना है कि प्रश्न बहुविकल्पी होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी, जबकि ये पता है कि प्रश्न आसान है। तो आप देखिए, आसान प्रश्न का बहुविकल्पी होने की प्रायिकता मतलब आपको पहले ही पता था कि आसान प्रश्न है आपके पास, तो यही आपने यहां पर देखो इस तरीके से लिख दिया। तो अब आपको ये करना है P M इंटरसेक्शन E बटे PE, ये हमने आपको पहले ही बताया फॉर्मूला लिखना, सप्रतिबंध वाले सवालों में कैसे फॉर्मूले लिखते हैं। तो P M इंटरसेक्शन E, देखिए M इंटरसेक्शन E इसका मतलब है प्रश्न बहुविकल्पीय हो तथा इजी मतलब आसान भी हो। तो देखिए ये आपके पास 500 है, बहुविकल्पीय भी है और इजी भी है, तो 500 हो गया। टोटल प्रश्न आप देख रहे हैं आपके पास टोटल 1400 प्रश्न हैं। आप देख सकते हो, या तो आप 800 600 को जोड़ दो या 500 900 को जोड़ दो, तो टोटल प्रश्न तो 1400 हुए। बटे PE मतलब प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता अब आपको बतानी है। आसान प्रश्न देखिए आपके पास टोटल 800 हैं, लेकिन कुल प्रश्नों की बात करूं तो 1400 प्रश्न थे। तो अगर आप अब इसको हल करोगे तो देखो 1400 से ये 1400 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बचेगा 500 बटे 800, और यदि आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5/8। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। देखिए अब प्रश्न संख्या 14 पर हम आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, और ये देखिए आपको बोला गया है पहले से ही, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए अगर इस प्रश्न को हम समझें तो ये आपके पास एक सह प्रतिबंध सप्रतिबंध प्रायिकता वाला सवाल हो गया, क्योंकि आपको पहले से ही प्रतिबंध क्या दिया हुआ है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है। तो ये समझ में आ गया कि ये A/B वाला सवाल हो गया एक तरीके से। और यहां पर हमने आपको बताया था जो बटे के बाद लिखा होता है जो B होता है, जैसे यहां पर वो होता है जो पहले से ही दिया हुआ है। अब ये आपको पहले से ही बोल दिया गया है कि भिन्न भिन्न संख्याएं हैं दोनों पासों पर, तो यहां पर जो B वाला घटना है वो हो गई भिन्न भिन्न संख्याएं, ये हमने लिख दिया। और जो A होता है वो होता है हमारे पास पासों का योग 4 आ रहा हो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं संख्याओं का योग 4। अब ये आपको पता है और आपको निकालना है कि PA/B, ये तो हमको समझ में आ गया। अब यहां पर आप ये देखो कि हमारा मेन उद्देश्य सबसे पहले रहेगा PA/B का। यदि हम फॉर्मूला देखें एक बार तो ये आता है PA इंटरसेक्शन B बटे PB के बराबर। तो हमारा जो मेन उद्देश्य अब रहना चाहिए वो कैसे भी हम या तो PB और PA इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे, और अगर हम यहां पर लगा देंगे वैल्यू तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब उनको निकालने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, PB निकालते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न संख्याएं कितनी होंगी। तो आप जानते हो टोटल तो आपके पास सैंपल स्पेस अर्थात जो प्रतिदर्श समष्टि होगी, आपने सीखा था जिसमें टोटल अवयव कितने हो सकते हैं। तो दो पासों को अगर आप यहां पर उछाल रहे हैं तो टोटल 36 केस बनेंगे, 6 गुणा 6 मतलब 36 केस बने। अब देख लेते PB क्या होगा, मतलब B वाली जो घटना है उसमें आखिर कितने अवयव आएंगे। तो PB मतलब B वाली घटना में अवयव बटे प्रतिदर्श समष्टि, तो टोटल अवयव तो 36 ही आएंगे। अब भिन्न भिन्न संख्या कितने तरीके से हो सकती है, तो देखिए पहला पासे को उछालने पर और दूसरे पासे को उछालने पर, देखिए पहले पासे को हम 6 तरीके से ला सकते हैं, कुछ भी 1 से लेकर 6 तक, लेकिन दूसरे पासे पर आपको ध्यान रखना है पहले पर जो आ गया वो नहीं आना चाहिए, तभी तो भिन्न भिन्न होगा। तो इसका मतलब इसे हम 5 तरीके से ला सकते हैं, तो 6 गुणा 5 मतलब 30 आ जाएगा। तो PB आपके पास यहां से इस प्रकार 30/36 आ जाएगा, ये आपके पास PB आ गया। अब उसमें देखते हैं कि PA इंटरसेक्शन B कैसे हम निकालेंगे। A इंटरसेक्शन B का मतलब है कि संख्याओं का योग 4 भी होना चाहिए और साथ साथ संख्याएं भिन्न भिन्न भी होनी चाहिए। तो देखिए अब वो कैसे हो सकता है, तो आपके पास ऐसे कुछ ही अवयव आएंगे और वो देख लेते कौन से आएंगे। देखो 1,3 आएगा, 3,1 भी आएगा,
अब कुछ छात्र ये समझ सकते हैं कि वो बोलेंगे कि 2,2 भी आ सकता है, लेकिन सोचिए खुद से, क्या 2,2 कभी भी ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि भिन्न भिन्न होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ होना चाहिए था, तो इसमें ये तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब केवल 2 ही अवयव पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए आएंगे, अर्थात 2/36 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपके पास जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा पी ए बटे बी बराबर 2/36 बटे पी बी है आपके पास 30/36 के बराबर। तो देखिए 36 से 36 हमने कैंसिल किया, तो ये आ जाएगा 2/30, और यदि आप 2 से 30 को कैंसिल करेंगे तो देखो ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 1/15, और यही इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखो प्रश्न संख्या 15 पर हम आ जाते हैं। आपको बोला गया है कि एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार करना है। आगे बोला गया कि यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकना है, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट होती है तो एक सिक्के को उछालना है। फिर बोला गया है कि घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, यह आपको पहले से ही बता दिया गया है। तो आप इस बात को गौर करेंगे कि न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 जरूर प्रकट हो ही रही है। तो घटना सिक्के पर पट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो हमको सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, मतलब पहले बोल भी दिया गया सप्रतिबंध है, और यहां पर आप इस तरीके से भी हमने आपको बताया था, जब भी कोई घटना आपको पहले से ही बता दी जाए कि ये हो ही रही है, तब आप समझ जाएंगे सप्रतिबंध प्रायिकता वाला सवाल आ गया। तो यहां पर पी ए बटे बी एक तरीके से हमें निकालना है। अब हम ए और बी बेसिकली बता देते हैं क्या होता है। बी होता है जो बटे के बाद लिखा होता है, ये जो पहले हो चुका होता है, मतलब ये हमको दिया हुआ है कि एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो रही है, तो बी वाला हो गया आपके पास जो घटना है वो है न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, ये आपके पास बी वाला घटना हो गई। और जो ए वाली घटना है वो तो जो आपके पास प्रतिबंध निकालना होता है प्रायिकता वाला, वही होता है, मतलब सिक्के पर पट आना। तो ये आपने ए और बी बता दिया। अब हम समझ लेते हैं पी ए बटे बी को फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। अब यहां पर आप ये देख लीजिएगा कि आखिर कौन कौन से सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि में अवयव आ सकते हैं। तो अगर मैं वो देखूं तो देखिए क्या क्या आपके पास केस बन सकते हैं, उसको पहले हम देख लेते हैं। देखिए आपको पासा फेंकना है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में यदि आप पासा फेंकेंगे तो पासे पर हो सकता है 1 आ जाए, लेकिन आपको बोला गया है यदि 3 का गुणज आ रहा है तब आपको पासे को दोबारा फेंकना है, नहीं तो अगर 3 का गुणज नहीं आ रहा है तो आप एक सिक्के को उछालेंगे। तो देखो एक सिक्के को उछालेंगे तो अब सिक्के को उछालने पर या तो हेड आ जाएगा या टेल भी आ सकता है, तो 1, टी भी 1 आ जाएगा। अब आपके पास केस इसी तरीके से पासे को अगर आपने स्टार्टिंग में फेंका, मान लीजिए 2 आया, 2 तो 3 का गुणज नहीं है, मतलब अब आप सिक्का फेंकेंगे तो 2, भी हो सकता था, 2, भी हो सकता था। इसी तरीके से 3 को फेंकेंगे, 3 देखिए एक 3 का गुणज होता ही है, तो आप दोबारा एक पासे को फेंकेंगे, मतलब 3 के संग दोबारा 1 आ सकता है। 3 को फेंका तो 2 भी आ सकता था, 3, 3, 4 भी आ सकता है, 3, 5 और 3, 6 आ सकता है। इसी तरीके से सब केस हो गए, तो अब हम 4 वाला बनाएंगे। मान लीजिएगा पासे को फेंकने पर 4 आया था, अब 4 देखिए 3 का गुणज तो है नहीं, तो अब आपको एक सिक्के को उछालना पड़ेगा। सिक्के को उछालने पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। फिर मान लीजिएगा पासे को आपने फेंका था 5 आया होता, तो फिर एक सिक्का उछालना पड़ता, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। और साथ में फिर अंत में मान लीजिएगा आपने सिक्के पासे को उछाला था सबसे पहली बार, तो 6 आया होता, जब 6 चूंकि 3 का गुणज है तो आपको दोबारा एक पासे को फेंकना था, बोला गया था। तो अब पासे को फेंकने पर देखिए 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था और 6 भी आ सकता था। तो इस तरीके से ये आपके पास टोटल अवयव आ जाएंगे प्रतिदर्श समष्टि में, और आप गिन सकते हो ये आपके पास जो अवयव हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अवयव, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अवयव है। अगर नहीं गिनना है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, 3 और 6 जब आ रहे थे तो 6 आपके पास थे, और जब 1, 2, 4, 5 आ रहे हैं तो 2 थे, तो 12 और 8 20 हो गए आपके पास टोटल अवयव। तो पी बी देखते हैं अब हम।
पी बी को निकाल लें तो पी बी, देखिए पी बी मतलब होगा एन बी बटे एन एस, या तो ऐसे करके लिख लीजिएगा मतलब, या फिर एक बार में सीधे प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता लिखेंगे बी के घटित होने की। एन बी मतलब न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो रही हो, मतलब कम से कम एक पासे पर 3 जरूर आना चाहिए। तो देखिए एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस ये केस भी है, कम से कम एक पर तो आ ही रहा है, चौथा केस, पांचवा केस, छठा केस, देखिए एक सातवां केस, तो टोटल ऐसे 7 केस हो गए। और सैंपल स्पेस अर्थात एनएस मतलब इसमें कितने अवयव हैं, तो 20 अवयव थे, तो पी भी हो गया आपके पास 7/20। अब बात आती है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालने की, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस के बराबर, या फिर आप एक बार में डायरेक्ट लिख सकते थे बिना इसको लिखे हुए, एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस को लिखे हुए। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ, कि एक पासे पर 3 आ जाए और सिक्के पर पट आ जाए। तो देखिए एक पासे पर 3 हो और सिक्के पर पट हो, लेकिन आपको तो पता है जब भी 3 आएगा पासे पर तो कभी पट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 तो एक 3 का गुणज था, जब भी 3 आता था तो आप एक दूसरा पासा उछालते थे, पट तो तब आएगा जब आपको सिक्का उछालना पड़ेगा, तो ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं 3 और पट मतलब टेल, 3, का कोई भी केस आपके पास यहां पर नहीं है, तो एन ए इंटरसेक्शन भी मतलब कोई भी केस नहीं, बटे एन एस मतलब टोटल 20 केस आ गए। तो इस तरीके से देखिए अब आपको तो पी ए बटे बी निकालना था, ये होता था पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी के बराबर, और पी ए इंटरसेक्शन बी देखिए 0 है बटे पी बी आपके पास 7/20 है, चाहे वो कुछ भी हो पी बी मतलब हर में, लेकिन चूंकि अंश में 0 आ चुका है तो इस तरीके से ये जो उत्तर होगा वो आपके पास 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा कभी भी संभव नहीं है जैसा कि प्रश्न में आपसे बोला गया है। तो देखो अब प्रश्न संख्या 16 की तरफ हम आ जाते हैं। पी ए आपको बोला गया है 1/2 है और पी बी है आपके पास 0। फिर आपको बोला गया है पी ए बटे बी क्या होगा, और आप देखिए आपके पास यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। पी ए दिया हुआ है 1/2, पी बी आपके पास 0 दिया हुआ है, और आपको पी ए बटे बी ये निकालना है, लेकिन हमने इसका फॉर्मूला आपको समझाया कि कैसे लिखा जाता है। तो ये हम लिखते थे पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी के बराबर। तो अगर आप देखो यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी तो आपको पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, तो ये तो हमने ऐसे लिख दिया बटे पी बी, पी बी देखिए 0 दिया हुआ है आपके पास, तो आप 0 से एक तरीके से भाग देंगे। तो आप देख रहे हैं जब भी आपके पास हर में 0 आता था तो हम बोलते थे कि ये तो परिभाषित ही नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब आप इसका मान निकाल ही नहीं सकते, परिभाषित नहीं है, तो अब आपको सही विकल्प चुनना है। तो देखिए इस तरीके से जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन सी आपके पास आ जाएगा। चलिए अब हम प्रश्नावली 13.1 के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 17 को हल करेंगे। आपको बोला गया है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बटे बी बराबर पी बी बटे ए, जबकि 0 के बराबर नहीं है, बराबर तो है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, तब, और देखिए आपके पास यहां 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहले विकल्प में बोला गया है कि ए बी का उपसमुच्चय है, ए बराबर बी बोला गया है दूसरे विकल्प में। तीसरे विकल्प में बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी फाई है, मतलब ए और बी में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। और चौथे विकल्प में बोला गया है कि पी ए बराबर पी बी, अर्थात ए और बी के घटित होने की प्रायिकता समान है। तो आप ध्यान रखें बी और डी दोनों अलग अलग विकल्प हैं, इनको एक ही विकल्प ना समझें। ए बराबर बी का मतलब होता है समुच्चय ही बराबर आए हैं, जबकि पी ए बराबर पी बी का मतलब है समुच्चय चाहे बराबर हो या कैसे भी हो लेकिन प्रायिकता जरूर बराबर है, क्योंकि पी मतलब प्रायिकता होती थी। तो देखो आपको जो दिया गया है वो है पी ए बटे बी बराबर पी बी बटे ए। तो यहां से सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे इसको ओपन करते थे। तो हमने बताया था बटे के बाद जो होता है उसको आप हर में लिख दीजिएगा, तो पी बी हो गया, और ऊपर जो अंश में लिखते हैं वो इन दोनों का इंटरसेक्शन अर्थात उभयनिष्ठ करके लिख देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। इसी तरीके से यहां पर देखोगे तो बटे के बाद ए है तो हर में आ जाएगा पी ए, और ऊपर आ जाएगा अंश में पी बी इंटरसेक्शन ए। अब बोला गया था ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो कभी 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी संख्या 0 तभी होती है जब उसका अंश 0। चूंकि ये 0 नहीं है इसका मतलब ये अंश में जो लिखे हैं वो 0 नहीं है। अब यहां से आप देख रहे हो यदि ये 0 नहीं है
तो आप इनको कैंसिल तो कर ही सकते हैं। तो आपने देखो इनको कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, बात तो सेम ही रहती है। तो अब आपके पास बचेगा 1/PB बराबर 1/PA। और देखिए अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात तिरछा गुणा करोगे, तो आपके पास आ जाएगा PA का गुणा इधर 1 से करोगे और PB का गुणा इधर 1 से करोगे, अर्थात PA बराबर PB आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए आपको तो सही विकल्प चुनना था, तो अगर आप विकल्पों की तरफ देखेंगे तो विकल्प डी में आपके पास PA बराबर PB दिया हुआ है, तो अतः विकल्प डी ही आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा।